हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए मिसलेनियस के सारे प्रश्न और इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है। और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 4 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। कल्चर ऑफ पॉवर्टी का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्कर लुईस के द्वारा। गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्कर लुईस के द्वारा। अमेरिकी थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें क्या है आपका जो गरीबी की संस्कृति का विचार था, क्या था? आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही निर्धन बने रहते हैं। इसको काफ़ी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, NM जोशी को। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, NM जोशी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, परिवार नियोजन ही आपका सम्मिलित नहीं है। और जो समन्वित बाल विकास परियोजना है ये आपका लॉन्च कब हुआ था? अक्टूबर 1975 में। 6 सेवाओं का पैकेज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो जब आपका SDG इंडिया इंडेक्स 2019-20 आया हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश आपका था परफॉर्मर में, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2023-24 की, ठीक है। 2023-24 की बात करेंगे। जो हाल ही में SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 आया है। अच्छा, इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा, ये भी याद रखना है। और जो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 है इसमें यूपी का स्कोर है 67, उत्तर प्रदेश का स्कोर है 67 और 2019-20 में तो ये परफॉर्मर में था और अब आ गया है अग्रणी यानी फ्रंट रनर कैटेगरी में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मैं बात कर रहा हूँ 2023-24 की, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसने रिलीज किया? नीति आयोग ने। यूपी का स्कोर कितना है? 67। यूपी कौन सी कैटेगरी में है? फ्रंट रनर कैटेगरी में है। अच्छा, फ्रंट रनर कैटेगरी क्या होता है? तो अगर आपका स्कोर 4 कैटेगरी है आपका, आकांक्षी एस्पिरेंट, दूसरा है परफॉर्मर, तीसरा है फ्रंट रनर और चौथा है अचीवर। तो अचीवर का मतलब हुआ स्कोर 100 है, फ्रंट रनर का मतलब हुआ स्कोर कितना है? 65 से 99 और यूपी का कितना है? 67 है। तो यूपी आपका फ्रंट रनर कैटेगरी में है। ये ओवरऑल स्कोर की बात हो रही है, ठीक है। बाकी इसमें 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका अलग अलग है और वो मैं बता चुका हूँ दूसरे वीडियो में। अगर परफॉर्मेंस कैटेगरी है तो स्कोर कितना होगा? 50 से 64 के बीच में। और बिहार आपका परफॉर्मर में है, ये याद रखना है। बिहार कौन सी कैटेगरी में है? परफॉर्मर कैटेगरी में है। और एस्पिरेंट में कोई नहीं है। एस्पिरेंट का मतलब क्या हुआ? जो आपका स्कोर हो कितना हो? 0 से 49 के बीच में हो और सबसे नीचे बिहार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो गिवन ऑप्शन में यहाँ पहला सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, चौथा नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो शीर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, 1 2 3। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। ये गलत है। अच्छा, एक गलत क्यों है? प्रति परिवार होगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति नहीं, यहाँ पे आपका होगा परिवार। तो इसको भी आपको याद रखना है, परिवार होगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है? इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। तो हाँ, सेकंड बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये आपका लॉन्च कब हुआ था? कब लॉन्च हुआ था? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। 2018 में। इसे शॉर्ट में लिखती है AB। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। केंद्र और राज्यों का योगदान कितने रेशियो में होता है? 60:40। और हिमालयी एवं और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कितना है? 90:10 में है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी कौन है? जो आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, नोडल एजेंसी कौन है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA शॉर्ट में इसे बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2010 में। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? तो कौन से ईयर में? 2010 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो, अच्छा, UPPCS ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था और इसका रीज़न क्या था? तो यहाँ पे 2015 की जगह 2016 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मेंशन था 2015। तो हम लोग यहाँ पे 2016 लेके चलेंगे। अब आते हैं, PM जन आरोग्य अभियान कब लॉन्च हुआ था? अभी बताया था मैंने, 2018 में। तो एक का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। एक का दूसरा हो जाएगा। PM वय वंदन योजना 2017 में। तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा। पी का तीसरा हो जाएगा। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये आपका 2016 में। तो यही 2015 दिया था, तो इसलिए UPPCS ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? पहला। सी का आपका हो जाएगा पहला, 2016। डी क्या है? स्वच्छ भारत अभियान 2014। डी का आपका हो जाएगा चौथा। PM जन आरोग्य अभियान 2018 में। PM वय वंदन योजना 2017 में। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में। और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय, शॉर्ट में इसे बोलते हैं DMEO, जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग। और DMEO की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 2015 में। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो नीति आयोग। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रैवल
एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 आया हुआ है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 39 है। भारत की रैंक है 39। टॉप पे कौन है? टॉप पे यूएसए है। यूएसए के बाद स्पेन है, स्पेन के बाद जापान है, जापान के बाद फ्रांस है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है नाबार्ड का, ये भी याद रखना है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये आपका 1992-93 हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। चौथा क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले आपका हुआ था कौन सा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। इसके बाद आपका आ जाएगा नाबार्ड की स्थापना 1982, मतलब 4, फिर आपका 1। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? इसके बाद आपका हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, नहीं, फिर आपका आएगा स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93। 412 सबसे आखिरी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। 4123 कौन से ऑप्शन में है? 4123 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला क्या है आपका? कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, सही है। सेकंड क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था, गलत है। जो इसका मोटिव था, उद्देश्य था, क्या था? नियोजनीय कौशल से संपन्न करना। तो सेकंड आपका गलत है, केवल पहला सही है। तो कौन से ऑप्शन में है? केवल 1। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्रमशः 1971 और 1981। और 2011 सेंसस के अनुसार जो मिलियन प्लस सिटी है कौन कौन से है यूपी में? कानपुर हो गया आपका, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, इलाहाबाद, अब प्रयागराज है और वाराणसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR, क्या बोलते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, क्या होनी चाहिए? तो कितना होना चाहिए TFR? 2.1। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2.1। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में आपका जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है NFHS-5, इसमें 2019 से 21 का डाटा लिया गया है। इसके अनुसार जो TFR है, कुल प्रजनन दर भारत का कितना है? 2.0, ठीक है, मतलब 2 है। और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? जो आपका TFR है भारत का, ये बिलो द रिप्लेसमेंट रेट है, बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। ये कितना है? 2.1 है। और भारत का कितना है TFR? 2.0, मतलब 2 है। तो ये क्या है? बिलो द रिप्लेसमेंट रेट है। इसके अलावा यूपी का TFR कितना है? 2.35, या अप्रॉक्स बोल सकते हैं 2.4। और बिहार का TFR कितना है? कुल प्रजनन दर 2.98, या अप्रॉक्स 3 के बराबर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो प्रयागराज में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खैर पुराना क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वाराणसी और मथुरा को। तो 1 और 2 आपका यहाँ पे आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? 1 और 2, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 और 2। और जो ये आपका हृदय योजना है ये लॉन्च कब हुआ था? 21 जनवरी 2015। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लखनऊ में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो जजमानी है ये आपका उत्तर भारत में है, तो ये का पहला हो जाएगा, ए का पहला। बाराबलूट ये आपका महाराष्ट्र में है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। मिरासी आपका है तमिलनाडु में, तो सी का आपका चौथा हो जाएगा। और डी क्या है? अडाडे ये आपका है कर्नाटक में, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा। 1 3 4 2 1 3 4 2 कौन से ऑप्शन में है? 1 3 4 2। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 3 4 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया? तो रॉबर्ट ई पार्क ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वैसे एक क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। और आपको क्या करना है, इनके नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। जो जयंती पटनायक है ये कब नियुक्त हुई थी? 3/2/1992। ममता शर्मा 2/8/2011। डॉक्टर गिरिजा व्यास 16/2/2005 और डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी 25/1/2002। तो सिंपली क्या करना है, आपको अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले पहला आएगा, इसके बाद आपका चौथा आएगा, फिर तीसरा और फिर दूसरा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सेटअप कब हुआ था? 1992 में, NCW एक्ट 1990 के तहत। और अभी करंट में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। और दूसरा क्या है? यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो दोनों सही है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों।
हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, ये भी सही है। सेकंड क्या है, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो एक तो आपका सेकंड हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एक आपका हो जाएगा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो सेकंड एंड फोर आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में? सेकंड एंड फोर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरवैयक्तिक अवरोध नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुग्रहण। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरवैयक्तिक अवरोध नहीं है? अनुग्रहण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है तो मेटा संप्रेषण में संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है किसमें? मेटा संप्रेषण में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामीप्य प्रोक्सेमिक्स संबंधित है तो किससे संबंधित है? अशाब्दिक संप्रेषण से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सामीप्य प्रोक्सेमिक्स किससे संबंधित है? अशाब्दिक संप्रेषण से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रभावी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है तो सक्रिय श्रवण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रभावी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है सक्रिय श्रवण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पार्श्विक संप्रेषण। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पार्श्विक संप्रेषण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णयन क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है। हिंदी काफ़ी टफ है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, समूह सोच। किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णयन क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है समूह सोच। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है कही जाती है तो व्यवहार परक शैली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयोगिता का आकलन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयोगिता का आकलन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसंभाव्यता गुण है तो आगमनात्मक युक्ति का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडक्टिव आर्गुमेंट का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संप्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संप्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका समचतुर्भुज है ABCD। तो देखो समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। तो मान लो कि DB आपका क्या है 32 है, तो OD कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, OB 16 हो जाएगा। AC 24 है तो आपका OC 12 हो जाएगा और OA 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप एक ट्रायंगल देखो ODC आप ट्रायंगल जब देख रहे हो ये 90 डिग्री होगा। तो 16 एक साइड 16 है, एक साइड 12 है और 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है ना। और ये किसके बराबर होता है? जो DC होगा कितने कैसे 20 कैसे आया है? 16 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा अंडर रूट में। तो एक भुजा निकल गया 20, तो चारों भुजा क्या होगा? सेम ही होता है ना। तो सब 20-20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 20 80 हो जाएगा आंसर। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 80। सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषीय संकेत है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वर संबंधी क्षेपण, टोनल पिच बोलते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषीय संकेत है? तो स्वर संबंधी क्षेपण, टोनल पिच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? तो चक्र प्रकार में, व्हील टाइप में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है? तो व्हील टाइप में, चक्र प्रकार में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निस्पंदन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? निस्पंदन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? तो कौन सा क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निर्णयात्मक श्रवण। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, निर्णयात्मक श्रवण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? तो द्विक अध प्रारूप। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है? द्विक अध प्रारूप। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है प्रतिपुष्टि द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है प्रतिपुष्टि द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पार विभागीय समितिया रूप है किसका? पार्श्विक संप्रेषण का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पार विभागीय समितिया रूप है पार्श्विक संप्रेषण का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सभी मनुष्य मरणशील है, तो ये आपका होगा सर्वव्यापी सकारात्मक। ए का आपका हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा।
बी क्या है, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, सर्वव्यापी निषेधात्मक। ठीक है, तो बी का निषेधात्मक, तो बी का आपका हो जाएगा पहला। सी क्या है, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, ये आपका हो जाएगा अंशव्यापी सकारात्मक, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। डी क्या है, कुछ किसान धनी नहीं है, अंशव्यापी निषेधात्मक। ठीक है, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा, डी का दूसरा। 3142 कौन से ऑप्शन में है, 3142, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रतिनिधिकता का स्वशोध। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिनिधिकता का स्वशोध। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मानसिक विन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है, मानसिक विन्यास। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किसमें लंबा समय लगता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्लेषणात्मक शैली में। निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किसमें लंबा समय लगता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्लेषणात्मक शैली में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।